नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ छत्तीसगढ़ के 31वें जिले का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। कला और संगीत की नगरी खैरागढ़ में नए जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री को पारंपरिक खुमरी पहनाई गई। छत्तीसगढ़ के नक्शे में आज 30वां जिला भी शामिल हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का आधिकारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने रोड शो निकाला। कई दशक पुरानी मांग के पूरा होने पर सारंगढ़ वासियों ने दिल खोलकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उनको छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों से भी तौला गया। उन्होंने गुरु घासीदास पुष्प वाटिका ज्ञान स्थल में गुरु घासीदास जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खाम में ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे। उनके आगमन को लेकर आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उनके प्रवास से जुड़ी रणनीति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने बैठक के संबंध में जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम है। मानी इस पूरे आयोजन के पीछे जो विषय है कि नड्डा जी का 9 तारीख को पूरे दिन का प्रवास है और कार्यकर्ताओं से विभिन्न समूहों से मिलेंगे और एक बड़ी रैली होगी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बड़ी रैली होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कोर ग्रुप के साथ बैठेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में रहेंगे और एक रोड शो के साथ वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह की जुबान फिर फिसल गई। उन्होंने सड़क दुर्घटना के लिए सड़क को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जर्जर सड़क के सुधार कार्य संबंधी सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी ने कहा, जहां अच्छी सड़क होती है वहीं दुर्घटना अधिक होती है। इससे पहले ही मंत्री टेकाम जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे शराब के बारे में बात करते दिखे थे। इस वायरल वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी निशाना साधा था। मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, लेकिन सब में नियंत्रण, आत्मनियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे इसमें हो सकता है? एक हमारे मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। वो तो दारू के पक्ष में बोल रहे थे, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं, तो एक कराता है। तो दारू के विषय में एक कहा गया कि दारू मतलब डी जल्दी बन जाए। लेकिन ये भी एक कारण है कि जहाँ खराब सड़कें होती हैं, हमें फ़ोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि किरतक जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतना कि वहाँ रोज़ एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। मुझे तो इस सरकार के मंत्रियों पर तरस आता है, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव साहब हो, चाहे वो राजस्व मंत्री जी हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी हों, एक से एक नमूने मंत्री। ये जनता का माखौल उड़ा रहे हैं कि अच्छी सड़क बन जाएगी तो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, शराब को बंद नहीं करना चाहिए,
जिस पार्टी ने गंगा जल उठा करके कसम खाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। 4.25 साल हो गए, अब उसकी चर्चा भी वो कभी नहीं करते, ना सदन के अंदर करते ना सदन के बाहर करते। सड़कों की ऐसी स्थिति है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढा में सड़क है, यही पता नहीं चलता। और इस सरकार, सड़क जो है वो सरकार का दर्पण होता है। हम सड़क को देख करके उस राज्य की सरकार का आकलन कर सकते हैं। सड़क इतनी जर्जर है, सड़क इतना जीर्ण शीर्ण है, खराब सड़कों के कारण लगातार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। और मंत्री जी के बयान को तो मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी भांग के नशे में बयान दे रहे हैं। कोरबा जिले के दर्री पुलिस ने गज्जू डिजिटल सर्विसेज में छापा मारा है, जहां फर्जी ढंग से 74 फर्जी वोटर आईडी कार्ड जब्त किया गया। आरोपी चॉइस सेंटर संचालक अब तक सैकड़ों फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चॉइस सेंटर का सामान जब्त कर लिया है। थाना दर्री में एक चॉइस सेंटर है प्रेमनगर जेलगांव चौक के पास में, जिसका संचालक गजेंद्र साहू। इसमें सूचना मिली थी कि इनके द्वारा फर्जी तरीके से मतदाता परिचय पत्र बनाया जाता है। इस पर से तस्दीक करने के पश्चात थाना दर्री की टीम जब इसमें रेड की तो वहाँ पर से करीब 74 ऐसे फर्जी मतदाता सूची का लिस्ट निकला और कुछ इसमें प्रेजेंट में जो मतदाता परिचय पत्र जो बनाया था वो भी उससे बरामद हुआ। और उनके पास से स्कैनर, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेमिनेशन का जो उनके पास जो सिस्टम जो होता है जिनके माध्यम से बनाया जाता है, ये सभी को जब्त किया गया है। और दर्री में 269/22 अपराध क्रमांक के तहत 420, 467, 468 और 471 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गजेंद्र साहू जो चॉइस सेंटर चलाते हैं उनको पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया। धमतरी जिले के अर्जुनी पुलिस ने एक तस्कर से 51 लाख का गांजा बरामद किया है। आरोपी बस्तर की ओर से होंडा सिटी कार से आ रहे थे, जिन्हें सेहरा डबरी नाका के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के इस तस्कर से 2,40,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। आगे ले जाएगा उसका बना लेना, ले जाओ। इसके लिए बोल रहा हूँ, ताजा सोचते हैं ना। अवैध गांजा परिवहन को लेकर एसपी साहब द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में कल शाम के सेहरा डबरी नाका के पास साइबर की टीम और अर्जुनी थाने की टीम द्वारा एक वाहन को चेक किया गया, जो होंडा सिटी कार थी, जिसका CG पासिंग 604D01900। इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो इसमें इसकी डिक्की में 51 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत 10,20,000 रुपये है। और साथ ही इसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, 2,39,820 रुपये ये कैश बरामद हुआ है। और इसमें होंडा सिटी कार को भी जब्त किया है और पूरी कार्रवाई 17,59,820 की कुल राशि जब्त की गई है। और इसमें आरोपी का नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह, ये थाना सैदपुर गाजीपुर यूपी के रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने लाल लकड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। बताया गया है ट्रक चालक ने वन विभाग के केनवारी बैरियर को तोड़ दिया और भाग निकला, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए वाड्रफ नगर में घेराबंदी की गई, पर ट्रक चालक 5 किलोमीटर पहले ही ट्रक खड़ी कर फरार हो गया। फिलहाल वन विभाग जांच में जुटा है। चौंतीस हो गए।
हाँ, ये कल रात का घटना है। जैसे सूचना मिली कि एक ट्रक में खैर की लकड़ी लोड होकर जा रही है और ये अपना ट्रक जो है केनवारी बैरियर रघुनाथ नगर रेंज का बैरियर तोड़ते हुए फिर इधर आया। पुलिस को सूचना हुई, वन विभाग को सूचना हुई। पुलिस और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से, जिसमें यहाँ के एसडीओपी साहब श्री अनिल विश्वकर्मा जी का विशेष योगदान रहा, उनके सहयोग से और वन विभाग के सक्रिय भागीदारी से ट्रक जब्त हो पाया है। हाँ, हम अभी इसका जांच कर रहे हैं कि लकड़ी पहले तो कहाँ से कटा, कहाँ से लोड हुआ और ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ जा रहा था, ये भी जांच का विषय। हम इसको जांच कर रहे हैं। अभी तो ट्रक में जो जितनी लोड है लगभग अनुमानित मात्रा ये 20 घन मीटर है, जिसकी आज के डेट में जो हम लोग का जो शासकीय रेट है ऑफसेट प्राइस, उसके हिसाब से लगभग 10 लाख रुपए होता है। और जो ट्रक है ये लगभग 25 लाख के आसपास का ट्रक होगा। तो आज के डेट में ये दोनों वनोपज और ट्रक दोनों जब्त किया गया है। और इससे पहले भी कुछ इसमें इसका इस तरह का अवैध परिवहन हुआ है, तो इस पर भी हम जाएंगे, इस पर भी पूछताछ करेंगे। अभी इसमें चालक है और परिचालक है। चालक है रिंकू आत्मज नरेश, ये सोनीपत हरियाणा का है, और उसका जो हेल्पर है दीपक आत्मज महेंद्र नाई, ये भी हरियाणा का है, और ये गाड़ी हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है। मुंगेली के पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ महिला के साथ राजधानी रायपुर में बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ आरोपी मानचित्रकार ने साथ में ही काम करने वाली महिला को रायपुर घुमाने की बात कही और शहर के गोल बाजार इलाके में स्थित एक होटल में जाकर बलात्कार को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने मुंगेली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और घटना क्षेत्र गोल बाजार होने के कारण यहां 0 पर एफआईआर कायम किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर कोतवाली सीएसपी अविनाश मिश्रा ने मामले की पुष्टि की है। कल दिनांक 2 सितंबर को थाना गोल बाजार में थाना कोतवाली मुंगेली 0 में एक एफआईआर आया था, जिस पर थाना प्रभारी गोल बाजार के द्वारा नंबरी अपराध कायम किया गया है। उक्त एफआईआर में एक पीड़ित महिला के द्वारा मुंगेली में पदस्थ राम नारायण बंजारे के विरुद्ध रेप करने का रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस पर थाना प्रभारी गोल बाजार के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन रायपुर द्वारा रायपुर के निजी होटल में आज फायर सेफ्टी को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। एडीजी फायर अरुण देव गौतम सहित फायर विभाग के अधिकारियों के साथ शहर के बिल्डर, डॉक्टर और माल प्रबंधन समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान आयोजक अरविंद रस्तोगी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए फायर, इसके कारण और बचाव के तरीकों की जानकारी दी जाती है। इस दौरान उन्होंने रायपुर में बड़ी बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम न होने को लेकर भी अपनी बात रखी और एसोसिएशन के कामों की जानकारी दी। फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक 20 वर्ष पुरानी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में स्थापित है। इसके 24 चैप्टर्स हैं। रायपुर में भी एक हमारा सब चैप्टर है, जहां हम बेसिकली जनता को फायर अग्नि के प्रति अवेयरनेस और चेतना जागृत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अग्नि के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप हमारे घर वालों को सुरक्षित रखें, अपने आम जनता को सुरक्षित रखें। तो इसके लिए जो चेतना जागृत करना होता है कि फायर क्यों होती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और हो रही है तो उसे कैसे दबाया जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। तो इसके प्रति सारा हम लोग मतलब टेक्निकल सेशंस और एक जागृत करने के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी के संदर्भ में एक ये सेशन यहाँ पे रायपुर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और दुर्ग जिले का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श है, जिन्होंने कम समय में ही विश्व में अपने खेल से एक अलग पहचान बनाई है।
आइए देखते हैं आकर्षी कश्यप से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं आकर्षी कश्यप, उन्होंने बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज से सवाल रहेगा कि आपको जो बैडमिंटन की बात करें तो कैसे ये आपके मन में विचार आया, किस तरह से आपने इस यहाँ तक जाने का सफ़र, क्योंकि अब तक जिस तरह से बात करें तो जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी ऑप्शन रहता है, तो आपको कैसे ख्याल आया, कैसे आपने इस आगे अपने जीवन में इसे उतारा, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं 6 इयर्स की थी तब से मैं हर दिन ग्राउंड जाती थी और सारे स्पोर्ट्स ट्राई करती थी। बट 8 इयर्स ओल्ड से मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस करवाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा बैडमिंटन खेलना। और आई डोंट नो, मुझे एक फीलिंग आ चुकी थी जब मैंने खेलना स्टार्ट किया कि मुझे बैडमिंटन में ही ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर बनना है और इसी में अपना करियर बनाना है। और मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छी ही थी बचपन से, तो जल्दी ही रिजल्ट्स भी आने लगे तो और हौसला बढ़ते गए। अंडर 13 से आपने खेल की शुरुआत की थी। पहले अंडर 13 में स्टेट लेवल का चैंपियनशिप आपने जीता, उसके बाद फिर अंडर 15 में नेशनल लेवल में भी आप पार्टिसिपेट की। तो कैसे इन चुनौतियों को पार किया, क्या क्या चुनौतियाँ आई जिस जो लोगों से शेयर करना चाहें आप? मैं अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 सीनियर सारे कैटेगरीज़ में स्टेट चैम्पियन रही हूँ। और अंडर 15 में ऑल इंडिया मैंने फर्स्ट रैंकिंग टूर्नामेंट जीता था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक बूस्ट था, क्योंकि वो एक बैरियर क्रॉस किया था मैंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस समय इतना कोई नेशनल लेवल पे जीतता नहीं था, तो वो बहुत बड़ा बूस्ट था। और उसके बाद से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं जीत सकती हूँ। एंड उसके बाद से मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगी। एशियन जूनियर चैम्पियनशिप इन सब में भी पार्टिसिपेशन मुझे मिलने लगा, क्योंकि मेरा रैंक इंडिया नंबर 1 थी 15 में। 17, 19 सीनियर्स में भी अभी नंबर 1 है। तो अभी काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेलती हूँ। तो पहले परेशानियाँ थी, बिकॉज इतने सारे किसी ने अचीव नहीं किया था छत्तीसगढ़ से, तो लोगों को लगता था एक इम्पॉसिबल टाइप का फीलिंग था। बट आई थिंक कि अब जब मैं कर चुकी हूँ तो लोगों के मन में भी आ चुका है कि हम भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप एक बेहतर पहल के रूप में सामने आई हैं। तो छत्तीसगढ़ में बात करें, जिस तरह से दुर्ग जिले से आप बिलोंग करते हैं, तो दुर्ग में कोई खास फैसिलिटी नहीं है अगर बात करें बैडमिंटन की, तो उन चुनौतियों को कैसे पार किया आपने, क्योंकि आपको सीखने से लेकर वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत लंबा दूरी तय करना था, कैसे उन चुनौतियों को पार किया? जैसा आपने बोला, दुर्ग में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी हाल ही में रायपुर में थोड़े कोच बने हैं, बट दुर्ग भिलाई में अभी भी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आया, बिकॉज जब हम बाहर जाते हैं तब हमें 10 कोर्ट्स 15 कोर्ट्स जैसे बड़े हॉल में खेलना पड़ता है, तो वहाँ ड्रिफ्ट रहती है, शटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, कोर्ट्स वुडन नहीं रहता है, मैट सिंथेटिक कोर्ट्स रहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने ओवरकम किया इन सब प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ज़्यादा मेहनत की बाकी लोगों से। जितने भी बड़े सिटीज़ के लोग हैं वहाँ मैं ज़्यादा वो लोग जितना मेहनत करते थे, मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि मुझे जो भी डिसएडवांटेज है मेरे पास उनसे मैं कोप अप कर पाऊँ और उनसे लेवल से मैं आगे बढ़ पाऊँ। इसलिए हमेशा मैंने ट्राई किया और मैंने अकेले ही मेहनत की है। तो एक ये फीलिंग भी रहती थी मन में कि साइड में कोई कंपटीटर नहीं है, तो पता नहीं मैं कम तो नहीं कर रही हूँ, करके भी शायद मैं ज़्यादा करती हूँ। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल बड़े नाम हैं, उनके साथ भी आपने चैम्पियनशिप में भाग लिया है, तो कैसे देखते हैं वो जो नाम है उनको आप कैसे आगे पीछे करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। और पीवी सिंधु भी अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स की विनर रही है इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट साइना नेहवाल भी एजेड हो चुकी हैं अभी, बट स्टिल वो कोशिश कर रही है अच्छा करने से, तो उनसे भी सीखने को मिलता है कि नेवर गिव अप वाला। बात करें भिलाई की, तो आपके पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है शुरुआत से। जब आपने खेल की शुरुआत की तो कैसे पढ़ाई और गेम्स के बीच में आपने अंडरस्टैंडिंग बनाया, क्या कुछ चुनौतियां रही आपके सामने जो जनता को बताना चाहेंगे, जो खेल से जुड़ना चाहते हैं आगे, उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? खेल और पढ़ाई दोनों को मैंने साथ में मैनेज किया और काफ़ी मुश्किलें रही, क्योंकि
मेरे को 3 बार स्कूल चेंज करना पड़ा। तो फर्स्ट मैं DPS दुर्ग में पढ़ती थी, देन क्लास 6 से मैं विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने लगी। एंड देन विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं कभी भी पूरा क्लास अटेंड नहीं करती थी, पूरे क्लासेस। मैं हमेशा इंटरवल के बाद प्रैक्टिस करने चले जाती थी। और मेरी मॉम मुझे एक्टिवा में भिलाई लेके जाती थी खेलने के लिए, एंड मैं वहीं रास्ते में ही टिफ़िन खाते खाते जाती थी। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल आए। इनफैक्ट जब टूर्नामेंट्स भी रहते थे तब भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करती थी। ट्रैवल करते वक्त भी जो भी पढ़ाई के बुक्स है ये सब मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। तो स्ट्रगल आए, बट स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प किया। एंड देन 12th में मैं DPS राजनांदगांव से पढ़ी और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मुझे एक भी दिन स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ा, सिर्फ एग्ज़ाम्स में अपीयर हुई। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है कॉलेज और स्कूल्स का। राजनांदगांव की आपने बात की। राजनांदगांव हॉकी का हब माना जाता है छत्तीसगढ़ का। काफ़ी सारे हॉकी से जो जुड़े खिलाड़ी हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। तो हॉकी को छोड़ के बैडमिंटन की ओर रुख आपका कैसे ये दिमाग में आया? फिर क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने इन चुनौतियों को पार किया, वहाँ तक सफ़र? बैडमिंटन मुझे बचपन से ही पसंद था, जैसे मैंने बताया, और वो काफ़ी उस समय राइज भी कर रहा था। साइना नेहवाल काफ़ी अच्छा कर रही थी। एंड देन बैडमिंटन की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है और इंडोर गेम है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि अगर टीम अच्छा खेलेगी तब हम जीतेंगे, या टीम अच्छा खेलेगी तब हम अगर टीम अच्छा नहीं खेली तब हम हार जाएंगे। तो बैडमिंटन में ऐसा नहीं है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप जीतेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बैडमिंटन चूज़ किया। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट आपने किया। 2024 और 28 में जो कॉमनवेल्थ सीरीज़ होने वाले हैं उसके लिए भी आपको चयनित, ओलंपिक सीरीज़ होने वाले हैं उसके लिए भी चयनित किया गया आपको। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनौतियां रह सकती है आगे, और इन चुनौतियों को कैसे पार करने वाले हैं? क्योंकि अब तक जो चुनौतियां आपके सामने हैं उसका हंसकर सामना किया आपने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी मैंने मिक्स टीम चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये मेरे करियर का अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं 2024 और 2028 ओलंपिक्स के लिए सेलेक्टेड हूँ। आई मीन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हूँ। तो दे आर हेल्पिंग मी प्रिपेयर फॉर देम। और द थिंग इज़ आई फर्स्ट हैव टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो उसका क्राइटेरिया है कि मुझे वर्ल्ड में टॉप 16 के अंदर आना है। बिकॉज PV सिंधु दी ऑलरेडी शी इज़ वर्ल्ड नंबर 9 राइट नाउ। और अगर सेकेंड प्लेयर को सिलेक्ट होना है देन द प्लेयर हैज़ टू बी अंडर 16। अभी मेरा करंट वर्ल्ड रैंक 55 है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि सिलेक्शन का जो ओलंपिक ईयर है, आई मीन जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन ईयर है वो अप्रैल 2023 से स्टार्ट है और अप्रैल 2024 तक वो पीरियड है। तो उस बीच में हमें अपना रैंक बना के क्वालिफाई करना है। तो मैं अभी मोस्टली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि मैं 2024 ओलंपिक के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। एंड देन सेकेंड टारगेट है मैं जीतूँ। जी, निश्चित तौर पर आपने शुरुआत तो की है, सफलता भी कई जगह पर मिली है, आगे भी चुनौतियां तमाम तरह की रहेंगी। PV सिंधु की बात करें, PV सिंधु के साथ ट्रेनिंग एक आपका हुआ था बीच में, तो उन ट्रेनिंग में आपके और उनके बीच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान बहुत कम से हारी थी आप, तो कैसे देखते हैं, क्या इन चुनौतियों को और कैसे पार किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ अब तक आपने पार की है, और क्या लगता है? आई थिंक PV सिंधु और मुझ में मेन डिफरेंस है एक्सपीरियंस का। और आने वाले कुछ ईयर्स में आई थिंक मैं उसे ओवरकम कर लूँगी। बिकॉज जो एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ है वो एज के साथ आएगा और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट डिफरेंस है। और थोड़े स्किल वर्क और एक्सपीरियंस के साथ आई थिंक आई कैन। सरकार तमाम सहायता करने की बात कहते हैं, जो खिलाड़ी रहते हैं, खेल से जुड़े लोग रहते हैं, उनको तमाम तरह की मदद पहुंचाई जाती है। आपको किस तरह की मदद मिली है अब तक? आगे क्या मदद मिलने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट रहा है। आई मीन मुझे शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी भी जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जीत के आई तब भी CM सर ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आई थिंक अच्छा चल रहा है। एंड सरकार से यही उम्मीद है कि वो आगे
और सपोर्ट करे प्लेयर्स को और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अवेयरनेस फैलाए स्पोर्ट्स के लिए। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खेल को लेकर समस्याएं तमाम तरह की देखी जाती है, खेल मैदान की कमी यहाँ पर बात करें या फिर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाओं की कमी, लगातार यहाँ पर खिलाड़ियों के जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए आप कोई ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसा आवेदन सरकार तक पहुँचाए हैं, ऐसा कुछ बातचीत आप लोग के बीच में हुई? ऐसा बातचीत तो नहीं हो पाया बिकॉज हम बहुत कम टाइम के लिए इंटरेक्शन बहुत कम टाइम का था। बट आई थिंक इस न्यूज़ के ज़रिए सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी मतलब अच्छे टैलेंट्स हैं बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, उनके पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि स्पोर्ट्स भी एज अ करियर वी कैन चूज़, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और बढ़ावा मिलेगा यूथ्स को। तो ये थी आकर्षी कश्यप जिन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ अंडर 13 से लेकर अंडर 19 तक भी जो खिताब हैं वो इन्होंने जीते हैं। और इनसे हमने बातचीत की, कई सारी चुनौतियों की जानकारी दी, क्या क्या चुनौतियाँ रही, किस तरह इन चुनौतियों को पार किया, ये सब भी जानकारी दी। कैमरा पर्सन अनंत के साथ अंकित मिश्रा, रायपुर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।